हेलो व्यूअर्स, आज हम वार्म चेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वार्म चेन क्या है? तो ये 10 इंटरलिंक्ड प्रोसीजर है जो हमें बच्चे का जब जन्म होता है या बच्चे के जन्म के बाद बेबी हीट लॉस ना करे वो मेंटेन करने के लिए, उसका जो हीट है वो मेंटेन करने के लिए हमें 10 स्टेप्स लेने होते हैं। 10 इंटरलिंक्ड प्रोसीजर हमें फॉलो करने होते हैं। तो पहला क्या है, बच्चा हीट लॉस ना करे उसके लिए वार्म चेन में पहला क्या है कि जो हमारा डिलीवरी रूम है उसका टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है। वार्म डिलीवरी रूम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक डिलीवरी रूम का टेम्परेचर रहना चाहिए। द डिलीवरी रूम शुड बी वार्म्ड, ठीक है, शुड बी वार्म टू प्रिवेंट इमीडिएट हीट लॉस आफ्टर बर्थ। फिर अगर बेबी क्राई नहीं दे रहा है और हम रिससिटेशन स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो वो हमारा वार्म रिससिटेशन TABC जो है, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, तो उसमें पहले T आता है, ठीक है, जो टेम्परेचर हमें बेबी का मेंटेन करना है। तो उसको हमने रेडिएंट वार्मर के अंडर रख दिया। प्री वार्म टॉवेल में हम बेबी को रिसीव करते हैं। ये जो भी स्टेप्स है वो वार्म रिससिटेशन में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इमीडिएट ड्राइंग। बेबी का जैसे जन्म होता है और अगर वो क्राई करता है तो हम उसको क्या करते हैं, मदर के चेस्ट पे ऐसे प्लेस करते हैं। पर साथ में हमें क्या करना है, उसको इमीडिएटली ड्राई भी करना है, वरना क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड इवेपोरेट हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी के बॉडी पे होता है वो इवेपोरेट हो जाएगा और बेबी हीट लॉस करेगा इवेपोरेशन से। फिर नेक्स्ट आता है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। इवेपोरेशन से हीट लॉस होगा। फिर नेक्स्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बिटवीन बेबी एंड मदर। तो प्लेसिंग द बेबी ऑन द मदर्स चेस्ट। इसकी वजह से अगर हम चेस्ट पे ऐसे बेबी को रख देंगे, उल्टा करके ऐसे सुला देते हैं ऐसे, तो क्या होगा कि उसका बॉडी टेम्परेचर है वो उसको डायरेक्ट वार्मथ मिलेगी, बेबी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग में हम क्या करते हैं, अर्ली इनिशिएशन। जैसे ही मदर एबल हो जल्दी से ऐसे अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं विद इन हाफ एन आवर। तो उसकी वजह से अर्ली ब्रेस्ट फीड इनिशिएट होगा तो बच्चे को एनर्जी भी मिलेगी और उसका बॉडी हीट मेंटेनेंस में भी उसको हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट आता है बाथिंग एंड वेइंग पोस्टपोन। तो बेबी का जैसे ही जन्म होता है तो हमें उसको पहले दिन ही ऐसे नहीं नहला देना है। 2 to 3 डेज तक आप बाथिंग पोस्टपोन कर सकते हो और वेइंग भी पोस्टपोन कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट कोल्ड सरफेस पे उसको बेबी को नहीं प्लेस करना है। अगर आप उसका बेबी का वेट करते हो तो ऐसा ड्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएट क्लोथिंग एंड बेडिंग। तो बेबी को अच्छे से प्रॉपरली ड्रेस्ड, उसको कैप, सॉक्स, उसका क्लोथ सब पहना के रैप्ड करके रखना है ताकि उसका हीट लॉस ना हो। मदर एंड बेबी नेक्स्ट आता है टुगेदर रखना है, जिसको हम रूमिंग इन बोलते हैं। तो बेबी और बच्चे को साथ में रखने से वार्मथ एंड बॉन्डिंग उसकी बढ़ेगी। और भी कई सारे फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग, उसका वो जो बॉन्डिंग अच्छा बनता है उसकी वजह से इमोशनल फैक्टर और ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से वो कर सकता है। और अगेन वही कि उसका हीट प्रोडक्शन बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। फिर नेक्स्ट आता है वार्म ट्रांसपोर्टेशन। बेबी को हम लेबर रूम से मदर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मदर के साथ नर्सरी पोस्टनेटल रूम में हम भेजते हैं, SNCU में भेजते हैं। बेबी के अकॉर्डिंग जो भी उसकी कंडीशन है उस अकॉर्डिंग SNCU आप भेज सकते हो, NICU में भेज सकते हो या पोस्टनेटल वार्ड में मदर के साथ भेज सकते हो। आप जहाँ भी भेज रहे हो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। तो ड्यूरिंग ट्रांसफ़र बेबी शुड बी, कैसे बेबी को हम वेल कवर करके रखना है और कोल्ड एक्सपोजर से हमें उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। फिर लास्ट आता है ट्रेनिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे अच्छे से सब ये सिखाना है, समझाना है कैसे हमें बेबी को ये वार्म चेन में रखना है, कैसा मतलब कैसे हीट लॉस होता है, ये सब उसको समझाना है। या फिर
उसको वापस से ये रिकॉल करवाना होता है, इसके बारे में ट्रेनिंग देनी होती है, अवेयर करना होता है, ताकि बच्चे का हीट लॉस ना हो। तो हमने 10 स्टेप्स कौन से देखे? एक तो हमारा जो डिलीवरी रूम है वो वार्म होना चाहिए, 25 to 28 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहना चाहिए डिलीवरी रूम का। वार्म रिससिटेशन करवाना है, इमीडिएट ड्राई करना है, वरना इवेपोरेशन थ्रू हीट लॉस होगा। स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाना है, मदर एंड बेबी के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली इनिशिएशन करना है। फिर बाथिंग एंड वेइंग पोस्टपोन करवाना है। अप्रोप्रिएट क्लोथिंग एंड बेडिंग रखना है, मदर एंड बेबी टुगेदर रखना है। फिर वार्म ट्रांसपोर्टेशन करना है एंड ट्रेनिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर करना है। फिर एक टॉपिक आता है कि न्यूबॉर्न जो है, नियोनेट है, वो हीट लॉस किस मैकेनिज्म से करेगा। तो उसके 4 मैकेनिज्म है। एक तो इवेपोरेशन से होता है, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन, एक रेडिएशन। तो इवेपोरेशन से कैसे होगा कि उसका जो बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड जो उसे बॉडी से टच होगा, वो क्या सारा स्किन से जो टच होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा आफ्टर बर्थ। जैसे बर्थ होता है तो बॉडी स्किन से जो एमनियोटिक फ्लूइड टच रहा होगा वो सब इवेपोरेट हो जाता है और बेबी हीट लॉस करता है। कंडक्शन, तो कोई भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कोल्ड सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में बच्चा आता है और हीट लॉस करेगा तो वो कंडक्शन कहलाएगा। जैसे आपका वेइंग स्केल हो गया, टेबल है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया बेबी और हीट लॉस कर गया। फिर कन्वेक्शन, तो कैसे होता है कि कूल एयर मूव्स अराउंड द बेबी। जैसे फैन है, ओपन विंडो है, तो क्या हुआ कि वो वहाँ से कूल एयर है जो बच्चे के ऊपर से गुजरी और बेबी का हीट भी साथ साथ में ले गई, तो वो कन्वेक्शन थ्रू आपका हीट लॉस हुआ बेबी का। और रेडिएशन, तो उसमें क्या होता है कि विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बेबी के आसपास कोई कूलर ऑब्जेक्ट है एंड बेबी हीट लॉस करता है तो वो रेडिएशन थ्रू करेगा। हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बेबी नियर बाय कूलर ऑब्जेक्ट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो क्या होगा, बेबी का रेडिएशन थ्रू हीट लॉस होगा। तो हमने क्या देखा, एक तो कंडक्शन देखा, उसमें क्या होता है, कोल्ड सरफेस पे बेबी प्लेस करते हैं एंड हीट लॉस होगा। कन्वेक्शन में बेबी के ऊपर से ऐसे हवा गुजरती है और हीट लॉस होगा। फिर इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो बेबी के स्किन पे जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है वो इवेपोरेट थ्रू हीट लॉस करता है। एंड रेडिएशन में क्या होता है, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कूलर ऑब्जेक्ट के पास बेबी जो रखा हुआ होता है तो फिर बेबी विदाउट कॉन्टेक्ट बेबी हीट लॉस करेगा।